नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका अम्ल, क्षारक और लवण से रिलेटेड है। दोस्तों, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन अब ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे दोस्तों 2023-24 जो न्यू आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपके जितने भी चैप्टर है अभी फ़िलहाल में, और जो हटा दिए गए हैं उनको अपन रिमूव कर देंगे, और बाकी चैप्टरों को हम स्टडी करेंगे विद क्वेश्चन आंसर। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी बता दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और इम्पोर्टेंट सेक्शन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ें, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपके अच्छे अंक बने। इसी के साथ दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अब यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है उसके अंक बाहर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जो सेकंड चैप्टर होगा उसके 6 अंक आपके बोर्ड परीक्षा में बनेंगे, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। यानी कि जिनके अंक सबसे ज़्यादा बन रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छे फोकस से पढ़ना है और उनको बहुत ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। जिनके कम अंक है आप थोड़ा सा उनको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप उनको थोड़ा सा कम समय में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनका पीएच स्केल क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि इनके प्राकृतिक सूचक है वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेथिलीन दिया गया आपको, फिलामेथिन दिया गया है, लिटमस पेपर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होता है आपका लिटमस पेपर, आपने पढ़ा होगा, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षार नीले को लाल कर देते हैं। यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लाल लिटमस को नीला कर रहा है वो। अब यहाँ पे अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल में दोस्तों 0 से लेके आपके 14 अंक होते हैं टोटल। यानी कि 0 से लेके 7 तक होगा, फिर 7 से अबव होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 होता है वो तो होता है उदासीन होता है आपका, और 7 से पहले वाले जो भी होते हैं वो अम्ल की श्रेणी में आते हैं, और ये आते हैं आपके क्षार की श्रेणी में। अब यहाँ पे आप इजीली इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी अभी हमने पढ़ा, लाल को नीला जो करता है वो कौन करता है, आपके क्षार करते हैं। और क्षार का पीएच मान क्या होगा, 10 हो गया। क्यों हो गया 10, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा हो गया। अगर नीले को लाल करता, देखिए लाल कर रहा है मतलब रेड कर रहा है, तो रेड कौन करेगा, टमाटर करेगा। अब टमाटर क्या होता है, अम्लीय पदार्थ होता है आपका, उसमें खट्टापन होता है ना, इसलिए आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप लिंक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या है। अब दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इन प्रश्नों को पूछने का तरीका है वो बोर्ड हर बार घुमा देता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको समझ के पढ़ना होगा। अब यहाँ पे इसमें दूधिया कर देता है, तो विलियन में क्या मिलाया गया है, तो इसमें मिलाया गया है HCl, ठीक है। क्या मिलाया गया है, HCl। दोस्तों आप जब प्रयोगशाला में 11th क्लास में, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको तनु HCl, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन वो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रक्त का पीएच मान कितना होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की है कि इस चैप्टर में आपको पीएच मान हो गया, अम्ल, क्षार और लवण, इनकी प्रकृति के बारे में समझना है। आप आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रक्त का पीएच मान पूछा गया है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अब आप 7.4 क्या हो गया कि बिल्कुल 7 के पास में हो गया। मतलब जो अम्ल है, सॉरी, जो हमारा रक्त है वो किस प्रकार की प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, लेकिन 7 के जस्ट 5 में है ये। इसलिए क्यों है, क्योंकि इसमें अगर इसके प्रॉपर्टी के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जनरली हम पढ़ने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, 7.4 आपको याद करना है कि ये क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। दोस्तों वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये आप ये मत मानिए कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप इन फ्यूचर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको इनपुट होते हैं साइंस के। आप रेलवे की तैयारी कर लोगे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। या फिर आप जनरल जहाँ पे साइंस पूछी जाती है वहाँ पे SSC एग्ज़ाम वगैरह में आएंगे। अब यहाँ पे पूछा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंटासिड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml का विलियन है जो कि HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। जबकि हम NaOH के उदासीन विलयन का जो 20 ml है, उदासीन करने के लिए HCl उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। मतलब उसको क्या करना है, NaCl क्या हो गया आपका, तनु हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया,
इसको आपको क्या करना है, उदासीन बनाना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 16 ml इसमें अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बीच में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ पे पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी दोस्तों आपको बता दो कि पेपर की PDF फाइल है या जो आपकी स्टडी मटेरियल उनकी PDF फाइल हो गई, आपके क्यूज़ हो गए, आपके मॉक टेस्ट हो गए, सभी दोस्तों आपको कुछ समय थोड़ा सा और वेट करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा बहुत जल्द। एक बहुत अच्छा जो एप्लीकेशन है वो तैयार किया जा रहा है आपकी स्टडी के लिए, ताकि सभी कक्षाओं के विद्यार्थी उसमें पढ़ सके। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा स्टडी कंटेंट है वो मिलेगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किस पौधे से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जनरल क्वेश्चन हो गए हैं आपके, तो लाइकेन के पौधे से मिलते हैं। गंदगी सूचक के 3 उदाहरण आपको लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं, वेनिला, प्याज एवं लौंग तेल। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो किस प्रकृति के होते हैं ये, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब क्षारीय आप समझ गए, जिनकी pH मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये किसके होते हैं, आपके अम्लीय होते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका पेपर का मेथड आपको पता होगा, 9th से आप 10th में आ गए हैं। ठीक है, नहीं पता तो आप ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, नया सेटअप है वो भी जारी कर दिया जाता है बोर्ड की तरफ से, वो सब आप ज़रूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जठर रस का pH मान कितना होता है, तो 1.2 होता है। अब जठर रस का मतलब क्या हो गया कि हमारे जठर किसको बोलते हैं, कि हमारे पेट को, हमारे पेट में जो अम्ल बनता है उसका पूछा गया है, तो वो कितना होता है, 1.2 होता है। अगर दोस्तों हमारे पेट में अम्ल नहीं बनेगा तो हमारे पाचन जो खाते हैं अपन, जो भी खाना वगैरह कुछ भी खाते हैं, उसका पाचन नहीं होगा। अम्ल क्या करता है, वो उसको गला देता है। क्या करता है, गला देता है। इसलिए इसका pH मान लगभग 1.2 रखा गया है। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना है। तो किसका बना है, शुक्र ग्रह का। ठीक है, मानव शरीर का pH पारस के मध्य कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के मध्य है वो कार्य करता है मानव शरीर का सामान्य pH स्केल। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के हिसाब से pH स्केल की गणना की जाए तो वह 7 से लेकर 7.8 तक मोस्टली रहता है। ठीक है दोस्तों, PDF फाइल के लिए मैंने बता दिया आपको, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको दे भी दूंगा, लेकिन वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज सभी के पेपर की PDF फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा वेट आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो नामांकित चित्र भी आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस इसमें हो रही है। तो ये होगा, आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सीधी सी बात है पहले तो। अब बाकी आप चित्र को देखें, पढ़े, समझें। मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, ये तो बहुत, इसमें होता है आपका मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इसको तो आप रट लेना, अगर आप 10th में अभी आए हैं और आपको पता नहीं है तो इस पर्सन को रट लेना। ये पर्सन आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, टेस्ट हो गए, वार्षिक परीक्षाएं हो गई, प्री बोर्ड हो गई, लगभग सभी में डाला जाएगा, और ये पर्सन 1 नंबर या फिर आधा नंबर पे डाला जाता है। ठीक है, CaSO4 0.5H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए PPO की निर्माण की रासायनिक समीकरण आपको बताना है। ठीक है, POP का, तो ये यहाँ पे मिल गया आपको। POP के 2 उदाहरण बताइए। POP आप जानते हैं कि आपने मकानों में देखा होगा, सजावटें होती है आजकल। ठीक है, आपने देखा होगा जो फ़ैन जहाँ लगता है वहाँ पे एक डिज़ाइन बनी रहती है, कमरे में चारों तरफ बॉर्डर लाइनें बनी रहती है। ठीक है, ये सब किसके बनते हैं, आपके POP के बनते हैं। ठीक है, खिलौने बनते हैं आपके, टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, आपने देखा होगा कभी किसी का हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर होने के बाद उस पर एक क्या डालते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उस पर क्या करते हैं, कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2 संश्लेषित सूचकांकों के नाम आपको डिफाइन करने हैं। RBC 2015 में ये क्वेश्चन आपको इनपुट किया गया है। यहाँ पे देखिए मेथिलीन, ऑरेंज और फिनाल्फलेथिन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलामेथिन क्षार के साथ क्रिया करने पर कैसा रंग प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ये जो अलग अलग कलर का डिफाइनेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए, कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में उसमें ऐड की जाती है कि उसका कलर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे गुलाबी कलर है। अब गुलाबी कलर यहाँ पे क्यों दिया गया है, ये आपको देखिए जब आप प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016 में पर्सन इनपुट हो चुका है। ठीक है, तो खाने का सोडा जिसको अपन बोलते हैं NaHCO3, वह टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं।
पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए हम किसका उपयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण को अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसका सूत्र है CaOCl2। मोस्टली दोस्तों आपको इनका जो फॉर्मूला है, इनकी जो केस आईडी है वो आपको ज़रूर याद करनी है। बहुत बार आपको डायरेक्ट नाम नहीं पूछ के क्या पूछा जाएगा, इसका ये कैलकुलेशन पूछी जाएगी, मतलब इसका ये नाम पूछा जाएगा आपको केमिकल। ठीक है, कोई दो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के नाम आपको लिखना है। प्रबल, ठीक है, प्रबल हो गया मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के रूप में है ना। तो प्रबल अम्ल हो गया आपका HCl, जैसे कि मैंने बोला तनुसाइड्रिक अम्ल जो होता है आपका, और H2SO4 हो गया आपके। ठीक है, क्षार की बात करें तो NaOH हो गया और KOH हो गया। ठीक है, इनको अगर आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन बन जाएंगे। निम्न के रासायनिक सूत्र है वो आपको लिखना है। तो एग्ज़ाम में आपका ऐसा कैसे पूछा जाएगा भाई, निम्न के आपको रासायनिक सूत्र है वो बनाने हैं, आपको दे देंगे विरंजक चूर्ण का, तो ये लास्ट में जो लिखा गया है वो आपको बताना है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना ही देखना है। और इन तीनों में से ये मान के चलिए कि 1 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर इनपुट होगा, इसलिए आप इनको थोड़ा सा केयरफुली ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, अगला है आपका जो आपके A और B जो 2 कॉलम आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, उनके बेस पे आप किस प्रकार से उनका मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया आपका सिरका, इमली, टमाटर और खट्टा दही, इनको आप कैसे मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट में जो सिरका है उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है आपका। इमली में कौन सा होता है, तो इमली में टार्टिक अम्ल होता है आपका। टमाटर है तो टमाटर में कौन सा अम्ल हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे। और दही जो खट्टा दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद करना है। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो फिर आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल होता है, या फिर इमली में कौन सा होता है, टार्टिक अम्ल होता है। ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल एवं क्षार को अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण का मतलब क्या हो गया, हमने एक क्वांटिटी में अम्ल लिया और एक क्षार लिया, दोनों का हमने मिलाया, तो क्या होगा वहाँ H2O मतलब जल तो आपका अलग निकल जाएगा और उन दोनों का क्या हो जाएगा, उदासीकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक डेरिवेशन दिखाई दे रही होगी, ये डेरिवेशन आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे अभी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग 10th में आए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपने 8th में एग्ज़ाम दिए होंगे तो 8th में ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। जब 8th में आ गया तो 10th में आप समझ सकते हैं कि आपके प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक में तो आपका ज़रूर बनेगा। तो आपका बेस आपको बहुत अच्छा बनाना है, इसलिए कंटिन्यू स्टडी रखना है। दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, ये आप सभी जानते हैं बिल्कुल। जो पीतल व तांबे के बर्तनों में धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होने के कारण अम्ल के साथ अभिक्रिया कर विषैले लवण बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि तांबे के बर्तनों में हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो विषैला बनता है, वो क्या होता है आपका एसिडिक की मात्रा में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक डेरिवेशन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, HCl और NH4 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे विद डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या डिफाइन किया गया है, HCl और HNO4 जो का विलयन होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो मुक्त होने के कारण विद्युत का चालक करते हैं। अब आपको जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है आपने देखा होगा कि एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। जो ऋणायन होता है वो अपनी जगह से मूव कर जाता है, वहाँ पे दूसरा आके शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ये कंडक्टिविटी ही आपको क्या करती है, किसी भी जो पार्टिकल होता है उसमें किसी भी चीज़ का फ्लो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं। ग्लूकोज, एल्कोहल विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि आयनीकरण नहीं होता है। आयनीकरण होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयनीकरण का मतलब क्या हो गया कि वही पार्टिकुलर एक दूसरे से शिफ्ट होते हुए आगे इंक्रीज नहीं होंगे, तब तक वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे दोस्तों डायग्राम दिख रहा होगा, ये प्रोसेस यहाँ पे आपको समझाई गई है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा ये वायर है तो इस प्रकार से इसमें चलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, हट जाएगा। मतलब कनेक्टिविटी नहीं मिल रही आगे, तो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो कोई चीज़ फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के लिटमस पत्थर के रंग क्यों नहीं बदलते हैं।
तो ये भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है, इस कारण से शुष्क लिटमस के रंग को नहीं बदलती है। ठीक है, ये आपका हो गया। अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाने चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। मतलब जो ये प्रोसेस होती है ना कि जल में अपन अम्ल मिला रहे हैं या फिर अम्ल में जल मिला रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना होता है, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए आपको करना होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे जल में अम्ल और क्षारक के घुलने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको रीड करेंगे। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। उससे उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रबलता है वो क्या होती है, लो पड़ जाती है। और इस कंडीशन में आपकी जो भी रिएक्शन है वो भी धीमी पड़ जाती है। आप सडनली कोई सी चीज़ में एंटी रिएक्शन डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। इसीलिए इस प्रोसेस को अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊष्मा किस प्रकार से विसरण हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा सकता है, कांच का पात्र टूट सकता है, इसलिए सदैव अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे डेरिवेशन आपको दिखाई दे रही होगी। तनुकरण किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहे हैं कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता है उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, तनुकरण। ठीक है, ये आप इजीली, ये तो आपकी जो मैथमेटिकली जो आपके डेरिवेशन है उसके अलावा ये जो आपके सिंपल मेथड है वो आपको क्या करना है, याद करने पड़ेंगे। सोडियम क्लोराइड की जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण है वो आपको बताना है। तो रासायनिक समीकरण देखिए आपका चलेंगे। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल का व्यवहार है अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्लों में हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाइड्रोजन आयन H2S+ का विलयन नहीं हो सकता, जिसमें अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे कठोर जल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। कठोर जल, मृदु जल, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पर्सन ईजी पर्सन है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये आपके डेली एक्टिविटी बेस पे अपन यूज़ करते हैं। और साइंस किस पे डिपेंड है, डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपन इसको रीड करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल बन जाता है आपका यहाँ पे। ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ा होगा कि जल में अशुद्धियाँ मिली होती है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम वगैरह इस प्रकार की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि इसको आश्वासन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, इसको सफाई करते हैं, या बहुत सारे मेथड होंगे। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में, यहाँ पे क्या लिखा गया है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, CuSO 4.5H2O, मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं वो कितने हैं, 5 है। इसमें क्रिस्टलन का जो जल अणु है वो 5 है, देखिए यहाँ पे बनाया गया है। और ये एग्जाम्पल आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, वहीं दही जम जाने पर इसके pH के मान में क्या प्रदर्शित होता है, यानी कि pH मान है वो ऑब्वियसली चेंज होगा जब ताज़ा दूध दही में बदलता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि दूध का जो pH मान है वो 6 है, मतलब 7 से कम है, तो ये अम्लीय हो गया कहने का मतलब। लेकिन हमें तो खट्टा लगता ही नहीं है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि दही दूध की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, ये तो सीधी सी बात हो गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए क्यों रखा जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि ये आर्द्रता में जल को अवशोषण कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, इसमें पीओपी के गुण नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगर कोई अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसमें पानी मिला देंगे तो वो कठोर हो जाएगा। आपको सीधी पता है कि आपने लेप करते हैं किसी चीज़ का बनाते हैं तो वो कठोर हो जाता है, वो वहीं पे वही सेटल हो जाता है, इसलिए उसके साथ में नहीं रखा जाता है, सीधी सी बात है बस। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि है वो आपको बताना है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण एवं इसके उपयोग है वो आपको लिखना है। ये पर्सन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया बहुत, इसको आपको ज़रूर देखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको pH स्केल है, मोस्टली ये आपको समझना है pH स्केल कैसे वर्क करता है, यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया गया है। ठीक है, अपन किसी चीज़ का pH मान है वो इस स्केल से नाप सकते हैं। साबुन, आप मान लीजिए आपके पास pH स्केल है ये वाला, तो आप अपने साबुन का कितने अम्लीय है, कितना सारी है, ये नाप सकते हैं। दूध का नाप सकते हैं, किसी का भी। इससे क्या होगा कि वो जो यहाँ पे इसमें जो संकेत बने हुए हैं उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, वहाँ तक आ जाएगी वैल्यू।
उससे आपको पता लग जाएगा कि ये किस डायरेक्शन का है, किस प्रकृति का है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे देखिए आपके पौधे हों पशु पीएच प्रति संवेदनशील होते हैं या नहीं, तो ये आपको बताना है। दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पाचन तंत्र में जो है पीएच के मध्य क्या संबंध है वो आपको समझाना है। अब पाचन तंत्र पूरा आपका क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्लीय प्रकृति का नहीं होगा तो पाचन प्रक्रिया नहीं होगी, सीधी सी बात है। इसलिए आपको इसको फॉलो करना होगा। यहाँ पे देखिए हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे को अगर डाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो अत्यधिक मात्रा में वो क्या करेगा, क्या करेगा, एक अम्ल है वो उत्पन्न करेगा, जिससे कि डाइजेशन है वो ठीक हो जाए, और जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटोसेटिक का उपयोग किया जाता है, जो कि अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। आपने देखा होगा कई बार आपके पेट में जलन महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा एसिड बन जाने के कारण होती है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उसमें सारे प्रकृति का कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि वहाँ पे जाके उदासीन हो जाती है, जिससे कि जो हमारी एसिडिटी बन रही थी वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, दुर्बल क्षारक का उपयोग इसमें किया जाता है। यहाँ पे देखिए पीएच के कारण दंत क्षय क्यों हो जाते हैं, जो हमारे दांत है वो ख़राब क्यों हो जाते हैं, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मुंह के पीएच का मान लगभग 5.5 होता है। ये आप याद कर लेना, पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली। तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, यानी कि जो हमारी इनेमल है बहुत कठोर है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी, मानव की बॉडी में अगर सबसे कठोर चीज़ है वो तो क्या है, इनेमल हमारे दांतों का। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। देखिए यहाँ पे अभी बता भी दिया गया है, जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके उत्पन्न जो अम्ल है वो करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया। पीएच स्केल वाले जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बता के समझाया गया है। तो पीएच आपके अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, पीएच मान क्या होते हैं, इनके अलग अलग प्रकृति के कैसे होते हैं, क्या इनमें डायल होता है, क्या कुछ किया जाता है, इनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ा है। पीडीएफ फाइल के लिए थोड़ा सा वेट आप करिए, आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा। धन्यवाद।